नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में बात ये किया था कि आर्टिकल 13 का क्लास 1 और सब क्लास 2 इन दो क्लासेस में फंडामेंटल राइट्स के बारे में कहा गया है कि जो पहले के कानून बने होंगे वो उस सीमा तक शून्य होंगे जिस सीमा तक इस भाग के से असंगत हैं, और फिर जब संविधान लागू हो गया तो राज्य कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो इस भाग के उल्लंघन में। अब इससे रिलेटेड जो केसेज, इसमें दो बातें ध्यान रखने की हैं। बहुत दिनों तक ये माना गया कि लेजिस्लेचर के ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है, माने विधायिका जो है वो कानून पास करके मौलिक अधिकारों में कम या बढ़ोतरी कर सकती है। ये लिमिटेशन जो है वो उस पर लेजिस्लेचर पर नहीं है, कानून बन सकता है, कार्यपालिका पर है कि वो उस पर उनको वायलेशन में कोई एग्जीक्यूशन ना करे लॉ का या कोई ऑर्डर ना जारी करे। तो ये बात कब तक स्टैंड करती है? जब तक गोलकनाथ का केस नहीं आता। दूसरी बात कि बार बार इस बात का हुआ, जैसे पहला अमेंडमेंट ही 1951 में जैसे ही अमेंडमेंट हुआ फंडामेंटल राइट में, वैसे चैलेंज हो गया कि इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में कोई कानून नहीं बनाया जाएगा, और आपने संविधान संशोधन करके इसमें फेरबदल किया। तो इस बात को जब चैलेंज किया गया तो न्यायपालिका ने हमेशा ये कहा कि आर्टिकल 368 के अधीन किया गया संविधान संशोधन पर ये अनुच्छेद 13 लागू नहीं होता है। सबसे पहला केस आया शंकर प्रसाद वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का केस। उसमें चैलेंज जब किया गया तो उसमें एक बहुत, ये भी मैं किसी दूसरे वीडियो में बता चुका हूँ, तो न्यायालय ने कहा कि ये जो आर्टिकल 13 है और आर्टिकल 368 है ये एक दूसरे का अपवाद सृजित नहीं करते हैं। माने आर्टिकल 13 इज नॉट द एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 368। तो इसलिए हम दोनों को एक हार्मोनी में ट्रीट करेंगे, और हार्मोनी में ये ट्रीट करेंगे कि आर्टिकल 13 इज टू बी इंटरप्रेटेड इन द हार्मनी ऑफ आर्टिकल 368। तो ये इसको जो एक फ्रेज दिया गया वो है हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लॉ। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉ माने वन पार्ट ऑफ द लॉ शुड बी इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द एंड इन द स्पिरिट एंड सब्सटेंस ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टैट्यूट। फिर इसके बाद सज्जन सिंह का केस आया, कई सारे बीच में केस आए, वो पालन के मतलब कई सारे केसेस पर बात होती है। ये डिपेंड करता है कि कौन किस एंगल से कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ता है। लेकिन इसके बाद एक बड़ा केस आया, वो है गोलकनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब का केस 1967 का। उसमें दो बातें न्यायालय ने बड़ी साफ साफ की, और ये बड़ी बेंच थी, 11 जजेस की बेंच थी, 6-5 से डिसीजन आया, तो बड़ा केस माना, माइलस्टोन केस था, जिसमें दो बातें उसने कही। एक तो उसने कहा कि आर्टिकल 13 में जो कहा गया है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, तो स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ का मतलब ये भी है कि स्टेट शैल नॉट अमेंड अंडर आर्टिकल 368। स्टेट मतलब पार्लियामेंट, यहाँ स्टेट का मतलब है पार्लियामेंट, माने पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड the constitution under article 368 that affects part 3 of the constitution। ये कहाँ से स्पिरिट आ रही है? ये आ रही है अमेरिका से। अमेरिका में देखिए फंडामेंटल राइट का कोई कॉन्सेप्ट इंग्लैंड में नहीं है। फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट जो है बिल ऑफ राइट्स के रूप में अमेरिका में है। वहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको किसी भी परिस्थिति में कांग्रेस को, माने वहाँ की विधायिका को उसको सस्पेंड करने का या उनको फेरबदल करने का राइट नहीं है। वहाँ राइट किसके पास है? जुडिशरी के पास। इन दैट रिस्पेक्ट जुडिशरी इज मच मोर पावरफुल ऑफ यूएसए दैन दैट ऑफ इंडिया। तो ये हुआ कि जो फंडामेंटल राइट है, इन फंडामेंटल राइट्स को उसी तर्ज पर ट्रीट किया जाए, एंड पार्लियामेंट इज नॉट ट्राई टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368। तो एक सवाल गोलकनाथ केस ने ये उठाया, लॉ को बताया कि लॉ में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी आता है, इसलिए फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड। दूसरी जो बात अभी तक की जा रही थी वो बात ये की जा रही थी कि जब पार्लियामेंट को कहते हो इधर द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, तो एम्पावरमेंट की बात क्यों करते हो आर्टिकल 368 के तहत? क्योंकि आर्टिकल 368 तो प्रोसीजर का आर्टिकल है,
ओरिजिनली 368 का जो टाइटल था वो टाइटल ये था प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो गोलकनाथ केस ने कहा कि आर्टिकल 368 कहता है प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और आप बात करते हो अंडर आर्टिकल 368 पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अमेंड द फंडामेंटल राइट और नॉट। तो इसमें एम्पावरमेंट की बात आप पार्लियामेंट से क्यों करते हो? 368 पार्लियामेंट को एम्पावर नहीं करता, प्रोसीजर बताता। और इम्यूनिटी तो आर्टिकल 13 दे रहा है फंडामेंटल राइट को। तो इन दो बातों के वजह से गोलकनाथ केस में आया कि फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो यही मैंने कहा कि एक ही आर्टिकल है जिसको, एक ही केस है जिसको आपको याद करना है, जिसमें कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स को अमेंड नहीं किया जा सकता अंडर आर्टिकल 368। ये जो समस्या आ गई, समस्या से निपटने के लिए फिर जो है वो अमेंडमेंट 24th हुआ। 24th अमेंडमेंट में दो बातें की गई। एक क्या किया गया कि आर्टिकल 13 में क्लास 4 जोड़ा गया, और दूसरा ये किया गया कि आर्टिकल 368 का टाइटल बदला गया। आर्टिकल 368 का अब जो टाइटल है, अब आप उसको पढ़ोगे तो उसमें नीचे लिखा होगा कि अमेंडमेंट करके लाया गया है। किसकी जगह पर लाया गया मैंने बोल चुका हूँ कि प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया गया, और अब टाइटल 368 का हो गया पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर। तो अब आर्टिकल 368 जैसे प्रीलिम में आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट आर्टिकल 368, तो उसमें अब जब वो कहेगा कि आर्टिकल 368 इज नॉट ओनली द आर्टिकल ऑफ द प्रोसीजर बट इट आल्सो एम्पावर्स द पार्लियामेंट, तो ये अब करेक्ट हो जाएगा। तो एकदम एक्सप्लिसिट लैंग्वेज में लिख दिया गया कि आर्टिकल 368 नॉट ओनली टेल्स द प्रोसीजर हाउ टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट आल्सो एम्पावर्स द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर देयरफॉर, तो अब वो एम्पावरमेंट का भी है और प्रोसीजर का भी है, तो ये लगा दिया गया। और दूसरा क्या किया गया कि आर्टिकल 13 में क्लास 4 जोड़ दिया गया, और 4 जोड़ करके आर्टिकल 13 ने खुद ही उसमें लिख दिया गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। तो ये मैंने कहा था कि जो चौथा इसका क्लाज है उसके बारे में हम बताएंगे। तो 13 में खुद ही लिख दिया गया। 13 में क्या लिख दिया गया कि इस अनुच्छेद की कोई बात अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन के लिए लागू नहीं होगी। कहने का अर्थ क्या हुआ, सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट लैंग्वेज में, कि जब 368 के तहत हम कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करेंगे तो हम 13 नहीं पढ़ेंगे कि उसमें क्या लिखा हुआ, उसकी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं कि व्हाट इज द कंटेंट ऑफ आर्टिकल 13 while we are amending the constitution, while the parliament is amending the constitution under article 368। तो ये आर्टिकल 4 क्लास 4 आर्टिकल 13 में लिख दिया गया कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। अब ये दो चीज़ें हुई। अब जब पार्लियामेंट ने ये किया, अमेंडमेंट किया, 24th अमेंडमेंट किया, तो ये तो गोलकनाथ केस के वायलेशन हो गए। तो इसको सहित और बाकी जितने भी अमेंडमेंट हुए जो फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट कर रहे थे, 25, 26, 29, तो उन सबको लेकर के फिर एक नया वो हुआ, केस हुआ, जिसको कि केरला के एक बाबा थे उनके नाम पर किया गया। केशवानंद भारती, वो एक मठ के मठाधीश थे। केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस आया, जिसमें एक बड़ी पॉपुलर फ्रेज आई, बहुत पॉपुलर चीज़ आई, जिसने पूरे हमारे संविधान माने पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी के पूरे रिश्ते और पूरे तासीर को बदल दिया। तो वो जितने भी फंडामेंटल राइट्स को अफेक्ट करने वाले केसेस थे सबको क्लब करके एक डिसीजन आया। अब आप ध्यान रखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट के कम जजेस की भी बेंच पहले के ज़्यादा बड़े जैसे प्राइवेसी पर पहले जो केसेस आए थे उसको लेकर के बाद में फिर अल्टीमेटली 9 जजेस का एक डिसीजन आ गया है राइट टू प्राइवेसी पर। लेकिन इसके बीच में 80s के दौरान 3 जजेस के और डिवीजन बेंच के भी डिसीजन आए थे जिन्होंने राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया था। लेकिन पहले के लार्जर बेंच के डिसीजन पहले से पड़े हुए थे, इसलिए राइट टू प्राइवेसी जो है वो फंडामेंटल राइट इस्टेब्लिश प्रेसिडेंट नहीं बन रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन आया 11 जजेस का गोलकनाथ का केस था, उसको सुपरसीड करने के लिए लार्जर बेंच बनानी ही थी। तो केशवानंद भारती के केस में जो है 13 जजेस की बेंच बनी। इसीलिए केशवानंद भारती के केस में दिए गए निर्णय को आप जब तक बड़ी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ना बना दी जाए तब तक उसमें दिए गए निर्णयों को आप सुपरसीड नहीं कर सकते हो।
तो उसमें केशवानंद भारती, तो पहले तो यही हुआ कि गोलकनाथ के केस को आपने अमेंडमेंट से उसको वो कर दिया, वायलेट कर दिया। तो केशवानंद भारती के जब आया तो उन्होंने 24th अमेंडमेंट को वायलेट माना और कहा कि जो ये अमेंडमेंट किए गए फंडामेंटल राइट में ये 368 के तहत। तो केशवानंद भारती के केस में न्यायालय ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3, माने द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनलिमिटेड, तो वो सबको कर सकता है। लेकिन इसमें जो लिमिटेशन उसने बना दी, फंडामेंटल राइट तो जाने दीजिए, फंडामेंटल राइट पर अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन जो दूसरी उसने लिमिटेशन दे दी, वो लिमिटेशन से जुडिशरी की रंगबाजी जो है, जुडिशरी का जो इंटरफेरेंस है, माने जो इंटरवेंशन है वो इंटरफेरेंस में भी कन्वर्ट हो जाता है। और वो जो है वो उसने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग पार्ट 3 द पावर, बट द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एन अनलिमिटेड पावर। माने संसद जो है वो संविधान संशोधन मूलाधिकार सहित कर सकती है, लेकिन संसद का संविधान संशोधन करने का अधिकार असीमित नहीं है। तो सीमा क्या है? तो सीमा क्या है? वो सीमा ये है कि पार्लियामेंट कैन अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन टू द एक्सटेंट इट इज नॉट डिस्ट्रॉइंग द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। माने संसद संविधान का उसी सीमा तक संशोधन कर सकती है जिस सीमा तक, जब तक कि वह उसके मूल ढांचे को संशोधित नहीं करती। अब मूल ढांचे का जो सिद्धांत है, ये मूल ढांचे में उसी समय बहुत सारी चीज़ें गिनाई गई कि ये चीज़ें मूल ढांचे में आती हैं, जो केशवानंद भारती के केस में ही न्यायालय ने बताया। लेकिन दैट इज़ अनएंडिंग लिस्ट, उसको कोई हम फाइनल लिस्ट नहीं जारी कर सकते कि दी थिंग्स आर द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केस टू केस डिसाइड होता है। जैसे उसके बाद इंदिरा गांधी तो गवर्नमेंट जो उनकी थी वो तिलमिला गई, उन्होंने 42वां संविधान संशोधन कर डाला। 42वां संविधान संशोधन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना जाता है। उन्होंने सब कुछ कर डाला और फिर आर्टिकल 368 में क्लास 4 और 5 जोड़ दिए। 4 और 5 जोड़ करके उसमें कर दिया गया कि जो अमेंडमेंट होगा इसका जुडिशियल रिव्यू किया ही नहीं जा सकता। चौथे में कहा गया कि द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज अनलिमिटेड पावर। इन दोनों को जो है मिनर्वा मिल्स के केस में अल्ट्रा वायरस कर दिया गया कि ये केशवानंद भारती केस के वायलेशन में आपने कर डाला। तो बहुत सारा तब से काम हो चुका है, लेकिन जब भी रिव्यू में जाता है और रिव्यू में जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जांच करके जिस किसी भी चीज़ को बता देता है कि ये बेसिक फीचर है, तो फिर वो बेसिक फीचर की लिस्ट में जुड़ जाता है। जैसे अभी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन जब हुआ तो उसने कहा कि नहीं, जुडिशरी का ये पावर है, उसकी जो सॉवरेंटी है, इंडिपेंडेंस है, ऑटोनॉमी है, वो बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो जो उसके जजेस के अपॉइंटमेंट का तरीका है ये पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से नहीं हो सकता है, इसलिए ये अमेंडमेंट जो है अल्ट्रा वायरस है। तो कॉलेजियम के माध्यम से जैसे पहले जजेस का अपॉइंटमेंट ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही थी वो हो रही। तो ये जो बेसिक फीचर का कॉन्सेप्ट है ये जोड़ा गया केशवानंद भारती के केस से। तो गोलकनाथ के केस में ये कहा गया कि मौलिक अधिकार में संशोधन नहीं हो सकता, बाकी आप चाहे जो करते रहिए संविधान में। केशवानंद भारती ने कहा नहीं, मौलिक अधिकार में संशोधन कर सकती है सरकार या वो संसद, लेकिन वह मूल ढांचे को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो ये मूल ढांचे का एक नया फ्रेज जो है भारतीय संविधान में आया और वो माने व्यवस्था में आया, पॉलिटिकल सिस्टम में आया, और उसने जो है जुडिशरी को एक एक्स्ट्रा लेजिस्लेटिव पावर दे दिया गया। तो एक तरीके से एक थर्ड पार्लियामेंट भी हमारी शिफ्ट होकर के बन गई कि अब जो प्रोसीजर ऑफ द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हो कि लोकसभा राज्यसभा के विशेष बहुमत से पास हो, राष्ट्रपति उस पर दस्तखत करे, तो अब उसी प्रोसीजर का हिस्सा हो गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अप्रूव्ड भी हो। यदि वो अप्रूवल सुप्रीम कोर्ट का नहीं पाता है और सुप्रीम कोर्ट कर ही देता है कि इसने बेसिक फीचर को प्रभावित कर दिया, अब जिसको भी प्रभावित कर रहा होगा यदि सुप्रीम कोर्ट की नज़र में वो बेसिक फीचर है, तो सुप्रीम कोर्ट के बेसिक फीचर के डिसीजन को चैलेंज करने का, उसको सुपरसीड करने का कोई सिस्टम हमारे पास नहीं है। तो इस तरीके से ये बहुत बार मेंस में सवाल पूछे जा चुके हैं कि किस तरीके से बेसिक फीचर के कारण जुडिशरी को लेजिस्लेचर पर भारत के जो ये डिवीजन ऑफ पावर है ना, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में, तो
तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या इन तीनों में से लायन शेयर अपने पास ले लिया है जहाँ तक अमेंडमेंट। इस पर कभी हम इंडिपेंडेंट बात करेंगे कि क्यों ऐसा। आप देखिए एक लाइन में बात करके बात कंक्लूड कर देते हैं, डिटेल में बात फिर करेंगे कि ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। देखिए, लेजिस्लेटिव को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर देना कभी कभी अच्छा भी लगता, कभी कभी नहीं भी अच्छा लगता। क्यों? व्हाट लेजिस्लेटिव होता क्या है? बाई चांस दोज लेजिस्लेटर्स हु आर अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन आर एंजॉइंग द मेजॉरिटी इन द हाउस, तो क्या उनको अनलिमिटेड पावर दिया जा सकता है? टेम्परली दिया, जैसे आज जो है उसके पास मेजॉरिटी है, कल उसके पास मेजॉरिटी नहीं होगी, तो क्या उसको सॉवरेन मान लिया जाए? क्या उसको अनलिमिटेड पावर का मान लिया जाए? ये इंडिविजुअल पर सॉवरेनिटी नहीं, अनलिमिटेड रेशनलिटी नहीं दी जा सकती है, तो क्या लेजिस्लेचर को अनलिमिटेड रेशनल पावर से इन्फ्यूज किया जा सकता है? दोज हु आर एंजॉइंग द मेजॉरिटी बाई चांस फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो ये डिबेटेबल इशू है। और जहाँ तक अपीजमेंट का आजकल का जो पॉलिटिकल जेस्चर चल रहा है जमहूरियत के कारण, डेमोक्रेसी के कारण, तो इसमें आगे बढ़ करके तमाम सारे ऐसे कानून बनाने की उत्सुकता दिखाई पड़ती है इमीडिएट हानि लाभ को ध्यान में रखते हुए। तो क्या जुडिशरी को ऐसी पावर देना ठीक है? ए पॉलिटिकल है, उसको अपीजमेंट नहीं करना होता, उसको वोट नहीं मांगने जाना है, तो एक एक्स्ट्रा ब्रेन को इस तरीके का पावर दिया गया है, तो क्या ये हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी के लिए ठीक है? शुचिता और पवित्रता के लिए ठीक है क्या? और यदि ऐसा नहीं है तो क्या जुडिशरी को एक्स्ट्रा लेजिस्लेटिव पावर दिया जाना चाहिए? पार्लियामेंट्री सिस्टम के हार्मोनी में है कि नहीं? ये डिबेटेबल है। इस पर हम चर्चा कभी इंडिपेंडेंट उसमें करेंगे जब IAS में इसके लिए चीज़ें पढ़ाएंगे। तो अभी हम रिकैप कर देते हैं कि हमने 13 के लिए जो पहला वीडियो बनाया उसमें हम क्लास 1 क्लास 2 को डिस्कस किए, फिर हमने उसी बात को लेकर के जो हिस्ट्री ऑफ द इम्पॉर्टेंट केसेस कि जिनमें कहा गया कि लॉ के अंतर्गत अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आता है कि नहीं आता है, तो उसकी बात किया। उसमें एक केवल आपको याद करने के लिए रिमाइंड करा देते हैं कि आप बहुत सारे, चाहे आप 50 केस पढ़ डालिए, उनसे आप कभी कंफ्यूज ना होइएगा। केवल एक केस है गोलकनाथ का केस, जिसमें कहा गया कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता, तो देयर इज नो कन्फ्यूजन। और उसके बाद केशवानंद भारती के केस में जो है वो कहा गया कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है और लॉ के अंतर्गत जो है वो अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता। लेकिन उसने एक और बात कर दी जो इनसे अभी तक रिलेटेड नहीं थी, और वो बात ये कर दिया कि बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेकिन पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। थैंक यू।